मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। सरकार 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है, जिसमें से आपको बता दें 73,540 करोड़ रुपए बाजार से और 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से। तो बता दें कि फ्रीबीज योजनाओं के कारण सरकार के बजट पर भार जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये एक अपडेट आपको दे रहे हैं कि मोहन सरकार एक बार फिर से केंद्र सरकार से और साथ ही बाजार से कर्ज उठाने जा रही है। इसके पहले भी मोहन सरकार, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर पहले से ही केंद्र का कर्ज है, बाजार से भी पहले से कर्ज उठाया जा चुका है और ये कर्ज ज़्यादातर उन लोगों को लाभ देने के लिए उठाया गया है जिनको लाडली लक्ष्मी योजनाएं दी जा रही हैं और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो सरकार के कर्ज लेने को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के बाद तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि कर्ज में गले तक डूबे मध्य प्रदेश की हालत ये हो चुकी है कि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। तो इस बार अब बीजेपी भी हमलावर है और आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस के दौरान भ्रष्टाचार करने के लिए कर्ज लिया गया था, जबकि बीजेपी की सरकार में प्रदेश में वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। मध्य प्रदेश सरकार अब तक का सबसे बड़ा कर्जा लेने जा रही है, 88,450 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये पिछले बार की तुलना में लगभग दोगुना है, जिसमें जो कर्जा लिया जा रहा है जिसमें 15% केंद्र सरकार देगी, बाकी मार्केट से लेंगे। मार्केट से लेंगे तो इसमें कमीशन खोरी होगी, क्योंकि जिस भी प्राइवेट फर्म से ये कर्जा लेगी सरकार, वो उनके कमीशन भी सेट होते हैं, बाकायदा उनके एजेंट होते हैं, तो कमीशन खोरी भी करेगी। अब बताइए मध्य प्रदेश के हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। प्रति व्यक्ति कम से कम 55 से 60,000 रुपये प्रति कर्ज में दबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान तो भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा लिया जाता था, कमीशन खोरी के लिए कर्जा लिया जाता था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए और आम जनता को सौगातें देने के लिए इस तरह का प्रबंधन किया जाता है। श्रीमान बंटाधार के कार्यकाल में तो प्रदेश का 1/3 बजट अकेले कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए जाता था। तो चलिए अब बात जीतू पटवारी की। बीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि विधानसभा सत्र से पहले सरकार चुनावी घोषणाएं पूरी करे और 1 जुलाई से पहले किसानों को गेहूं का 2700 रुपए और धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने की मांग उठाई है। तो साथ ही कहा है कि कांग्रेस के विधायक और गेहूं और धान उगाने वाले किसान जरूर पूछेंगे आखिर क्यों नहीं मिला समर्थन मूल्य। तो एमएसपी को लेकर एक बार फिर जीतू पटवारी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अब विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सरकार जो है अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करे और इसके लिए आज उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। एनडीए को लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बड़ा बयान
श्याम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम जी, अब 11 विधेयक लाने की तैयारी तेज हो गई है, इसके ऊपर क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, सरकार ने तय किया है कि मानसून सत्र में 11 विधेयक लाए जाएंगे, उनको पास करवाया जाएगा, पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद जो है वैधानिक रूप से उसको पास करवाया जाएगा। इसमें जैसा कि आप कह रही थी, खुले बोरिंग, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर खुले बोरिंग को लेकर कानून होगा, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, यहाँ तमाम तरह के विश्वविद्यालय हैं, अब तो प्राइवेट विश्वविद्यालय भी हैं, उनमें यूनिफॉर्म तौर तरीके से पढ़ाई हो, उनके नियम एक जैसे हों, ताकि छात्रों को, शिक्षकों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, ये भी कोशिश हो रही है। तो इसी तरह जनहित से जुड़े हुए तमाम विधेयक होंगे, उनको विधिवत सदन में रखा जाएगा, पटल पर रखा जाएगा, बहस होगी, चर्चा होगी और उसके बाद उनको पारित किया जाएगा। इस तरह का भी प्लान है। बिल्कुल श्याम जी, तो इस तरह की प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग तेज है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बोरवेल के साथ जनहित से जुड़े सभी मुद्दों पर विधेयक लाने की तैयारी तेज है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए श्याम जी आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की समीक्षा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा करेंगे। SC, ST, OBC छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की समीक्षा की जाएगी। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अब ये समीक्षा बैठक होगी। आपको बता दें ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन बच्चों तक वो स्कॉलरशिप शायद नहीं पहुंच रही है। तो अब बात करेंगे पन्ना की, जहां सीएम के आदेश के बाद भी अधिकारी कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल ने सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसके बावजूद अधिकारी और कर्मचारी अपने मनमाने रवैये से बाज नहीं आ रहे। अब क्या बताया सर, अपना आते अपनी मर्जी से, अपने आप सूचना मिलनी चाहिए साहब लोग को, जब तो पता चाहिए आदमी को, यहाँ अधिकारी आते हैं अपने मर्जी से। 11 बजे आते हैं, कोई 11:30, कोई 12 बजे, चपरासी नहीं आती 11 बजे तक यहाँ तो। इसी बीच मध्य प्रदेश भोपाल से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा दीक्षांत समारोह। तो 1 जुलाई को मनाया जाएगा समारोह और 3 दिन तक चलेगा दीक्षांत समारोह। तो सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में होगा आयोजन। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। तो निजी और सरकारी कॉलेजों के कुलपति को दिए गए हैं निर्देश। साथ ही दीक्षांत समारोह में ड्रेस कोड भी अनिवार्य किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने ये आदेश जारी किया है। तो अब बात इंदौर की। ग्रीन इंदौर बनाने के उद्देश्य से इंदौर में 6 से 14 जुलाई के बीच 51 लाख पौधे लगाए जाने हैं। इस कार्यक्रम का इनिशिएटिव नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिया है। इसके लिए शहर में खाली स्थानों पर गड्ढे करने का सिलसिला भी जारी है। तो वर्तमान में हर दिन लगभग 1.5 लाख गड्ढे किए जा रहे हैं। पौधारोपण करने के लिए विजयवर्गीय पूरे जोर लगा रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए, इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप कैलाश विजयवर्गीय को देख सकते हैं कि खाली जगहों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। और इंदौर को एक बार फिर से ग्रीन बनाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। तो हर दिन आपको बता दें कि अलग अलग समाज और संस्थाओं के साथ बैठक कर रहे हैं और उनके इस अभियान में शहर का हर वर्ग साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो वहीं इस योजना को मूर्त रूप देने में प्रशासन के साथ ही नगर निगम और IDA भी पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। और ये तस्वीरें आपको इंदौर की हम दिखा रहे हैं, जहां पे इंदौर को ग्रीन बनाने के लिए एक बार फिर से ग्रीन इंदौर योजना को पूरा करने के लिए इस अभियान को चलाया गया है और खाली जगहों पर पौधारोपण किया जा रहा है।
तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पुनीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पुनीत, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीरें भी सामने आई हैं, खाली जगहों पर पौधारोपण कर रहे हैं। इंदौर को एक बार फिर से ग्रीन बनाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को जोर दिया जा रहा है, तो अभी क्या अपडेट इसके ऊपर है? आगे किस तरीके से इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा? जी राधा, देखिए बिल्कुल पुरजोर तरीके से इस पर काम चल रहा है। शहर में लगभग 1.5 लाख गड्ढे प्रतिदिन खोदे जा रहे हैं। गड्ढे खोदने का सिलसिला 10,000 गड्ढे प्रतिदिन से शुरू हुआ था, जिसे अब बढ़ाकर 1.5 लाख तक पहुंचा दिया गया है। खुद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस इनिशिएटिव पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही 51 लाख पौधे लगाने का इनिशिएटिव लिया है। तो देखिए उनका जो तर्क है, उनका ये कहना है कि इंदौर शहर में किसी समय में 37-38 डिग्री से अधिक टेम्परेचर नहीं होता था, लेकिन अब टेम्परेचर 46-48 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के पेड़ों को काट दिया गया है, क्योंकि सीमेंट के जाल बिछाए गए, सड़कें बिछाई गई है, बिल्डिंगें बन रही है। तो अब वापस से इंदौर शहर को ग्रीन करना है। इसके अलावा देखिए 18.5% हिस्सा किसी भी शहर का ग्रीन एरिया होना चाहिए, लेकिन इंदौर का उससे आधा, सिर्फ 9% एरिया ही ग्रीन है। तो ऐसे में इंदौर को फिर से ग्रीन बनाने के लिए लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिल सके, इस उद्देश्य से ये 51 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। 6 से 14 जुलाई के बीच में ये लगाए जाएंगे, जिसमें 14 जुलाई के दिन 15 लाख पौधे एक साथ रेवती पहाड़ी पर लगाए जाएंगे, जहाँ के विजुअल फुटेज आप इस वक्त देख रहे हैं राधा। बिल्कुल पुनीत, और ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त था जब देश में अच्छे शहरों, साफ सुथरे शहरों में इंदौर का नाम सामने आता था, और अब चूंकि जैसा कि आपने बताया कि टेम्परेचर जो है इंदौर का बढ़ता जा रहा है, तो ये बेहद ज़रूरी है कि इस अभियान को और जोर दिया जाए। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया पुनीत। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री का प्रभार लेने के बाद पहली बार कुंवर विजय शाह उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी घोषणा की है। उमरिया पहुंचे कुंवर विजय शाह ने जनजातीय किसानों को अन्न मिलेट योजना के तहत 1,000 रुपए मिलने की बोनस राशि देने की बात की है। भारिया और सहरिया, ये वो जनजातियां हैं जो विलुप्त होती जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी 43 जातियां हैं और 3 जातियां हमारी सहरिया, बेगा, भारिया, वो जनजातियां हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति कहलाती है। उनके लिए मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी के पहल पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ रुपया उनके लिए दिया है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को आबाद करने के लिए कई गांव विस्थापित किए गए थे। आज पन्ना टाइगर रिजर्व देश दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन पीपर टोला और सूरजपुरा के विस्थापित परिवार वन राजस्व सीमा विवाद की वजह से 20 सालों से भटक रहे हैं, जिसके चलते सैकड़ों लोगों ने पन्ना टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालन को ज्ञापन सौंपा और पुरानी जमीन वापस लौटाने की मांग भी उठाई है। नहीं करवे यहाँ के हमारी व्यवस्था कछु नहीं बना है, जो न बनी थी बेवरे कुछ नहीं हमें दे रहे। आज 20 साल भगे हैं, पीपटोला सूरजपुरा से हम और आए हैं। तो कहा कि अब ये जागनबारी है, तब ये अपनी नहीं भी बता रहा, ना हमारा कुछ बता रहा है, या वो हमारे यहाँ से 20 साल से हमारे जमीन जोत रही है। गाय भागे की उनकी समस्या थी कि चूँकि वो वन क्षेत्र है तो उसको राजस्व क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाए, डीनोटिफाई किया जाए, फॉरेस्ट भूमि से उनको रेवेन्यू कर दिया जाए, जिससे कि वो जो बाकी ग्रामीण जिन योजनाओं का लाभ ले पाते हैं, उन योजनाओं का लाभ ये ग्रामीण भी जो विस्थापित ग्राम के हैं वो भी ले पाएँ। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे का एसएससी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 40,000 की रिश्वत लेते एसएससी पकड़ाया गया है। तो ठेकेदार ओम प्रकाश सोनी की शिकायत पर कार्रवाई की गई। मामले की जांच में सीबीआई जुट चुकी है। नैनपुर नगर का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि इस मामले की जांच में सीबीआई जुट गई है, लेकिन रेलवे का एसएससी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो 40,000 की रिश्वत लेते हुए एसएससी पकड़ाया है और ठेकेदार ओम प्रकाश सोनी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। और अब खबर मुरैना से। मुरैना में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। वार्ड नंबर 47 में जल भराव की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने धरना दिया था, जिस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। तो जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे वार्ड वासियों को नाली बनाने का आश्वासन भी दिया।
तो वहीं वार्ड वासियों ने कहा कि जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक अधिकारी नहीं जाएंगे, तो जिसके चलते नगर निगम अधिकारियों का मोहल्ले वासियों ने घेराव कर लिया है। और ये तस्वीरें मुरैना की हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप इन तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर जल भराव की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। लोग अपनी मांगे चाह रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और उनका सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ पर नाली बनाई जाए ताकि जो पानी यहाँ पर भर रहा है वो पानी यहाँ पर ना भर पाए और उनको जो है आने जाने में, रहने में सुविधा हो। तो वार्ड वासियों का कहना है कि जब तक काम पूरा नहीं होगा, जब तक काम को शुरू नहीं किया जाएगा, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे और अधिकारियों को भी नहीं जाने देंगे। तो आइए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अधिकारियों को लोगों ने घेर लिया है, वार्डवासियों ने उनका घेराव कर लिया है, तो ऐसे में अभी अधिकारियों की ओर से क्या कहना है, क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया जा रहा है? मनोज जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि 12:47 के जब जो लोगों ने, मोहल्ले वासियों ने जब घेराव किया और धरना प्रदर्शन कीचड़ में किया, तो जब इस खबर को विस्तार न्यूज ने विस्तार से दिखाया तो कमिश्नर के आदेश पर भवन निर्माण अधिकारी ललित शर्मा जी मौके पर पहुंचे, जहां जो मोहल्ले वासियों ने उनकी गाड़ी का घेराव कर आगे बैठ के नारे लगाए और कहा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक आप यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इसी बात पर जो नगर भवन निर्माण अधिकारी ललित शर्मा जी ने नाली बनाने के लिए मौके पर जेसीबी को तुरंत बुलवाया और कहा शाम तक इस पर गिट्टी और मुरम करवा दी जाएगी और जो तुम्हारी जो मोहल्ले वासियों की समस्या है उसको तत्काल प्रभाव से सॉल्व किया जाएगा और शाम तक गिट्टी डलकर नाली निर्माण होकर और गिट्टी डलवाने का आश्वासन दिया है। और ये कहा 15 दिन के अंदर इस पर आरटीसी करवा दी जाएगी जिससे मोहल्ले वासियों के आने जाने में कोई रुकावट ना हो। जी मनोज, ठीक है मनोज, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि शाम तक जो है उन जगहों पर गिट्टी डल जाएगी और इसके साथ ही काम को पूरा भी किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनूपपुर जिले की। अनूपपुर जिले में प्रशासन की उदासीनता के कारण गौशाला की हालत चिंताजनक हो गई है। गौशाला में गायों की मौत और उसके बाद बिना पंचनामा के उसे खुले में फेंक देने के मामले कई बार सामने आए हैं। वर्तमान में शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह ने ससुराल के गांव दारसागर की गौशाला में गाय खूब भूख और प्यास से तड़प कर मर रही हैं, जिसे देखने के लिए ना तो कोई जनप्रतिनिधियों और ना ही कोई ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको काफ़ी विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इन्हें ब्लर कर दिया है, लेकिन आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलहाल गायों की क्या स्थिति है, गौशालाओं का क्या हाल है। तो गौशाला को महिला समूह को देने के बाद से गौमाता को भूख प्यास से तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। गौशाला क्या नाम है, किस ग्राम पंचायत में है? शिवकंटक धाम के नाम से चलता है। कौन सी, किस ग्राम पंचायत में है? ग्राम पंचायत दारसागर। यहाँ पे 2 पशु मरे पड़े हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों ऐसी स्थितियाँ हैं? नहीं, वो वृद्ध हो चुके हैं। और वृद्ध हो चुके हैं इसलिए भाई ख़त्म हो गए। अभी एक गाय ने बछड़ा डाला है और वो ख़त्म हो गई है, वो कैसे वृद्ध हो गई? नहीं, अभी वो बछड़ा तुरंत का नहीं होगा। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार नदियों और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डिंडोरी जिले में विभागीय अधिकारी और ठेकेदार की मनमानी की जा रही है। खरमेर नदी पर पुल निर्माण के लिए नदी के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ किया जाता है। तो अमरपुर विकासखंड मुख्यालय का डिंडोरी मार्ग, जहां डिंडोरी नदी पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है और पुल निर्माण के लिए नदी के अंदर हैवी ब्लास्टिंग की गई है, जिसका मलबा नदी के अंदर बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये डिंडोरी की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर। आपको बता दें कि नदी के अंदर मलबे का ढेर लगा हुआ है, जो किसी भी वक्त बारिश होने पर नदी के स्वरूप को तहस नहस कर सकता है। तो बताते चलें कि मानसून के बाद भी नदी के अंदर से मलबा नहीं हटाने को लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ये हमारा पुल ब्रिज है, हमारा पुल डिंडोरी रोड पे बन रहा है 23,000 मीटर पे,
और इसकी लागत राशि मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ के आसपास है। और ये हमारा टेंडर अभी 2024 से है, 2026 तक का टेंडर है। ये खरमेर नदी है और इसमें जो है पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। कम से कम नहीं तो 4-5 महीने से चल रहा है। पूरा मलबा नदी के में रखे हैं, इसको बाहर निकाल लो करके मैं 2 बार तक इनको बोल चुका हूँ। तो मामला प्रकृति से जुड़ा है, बेहद संगीन है। ग्राम पंचायत के सरपंच रामनाथ उद्दे ने बताया कि उन्होंने खुद ठेकेदार को नदी के अंदर से मलबा हटाने की गुहार लगाई है, लेकिन ठेकेदार ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अब आप ज़रा सोचिए, लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। लोगों को अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पर क्या हाल होगा और लोगों को कितनी दिक्कतें महसूस करनी पड़ेंगी, उनको दिक्कतों का कितना सामना करना पड़ेगा। तो पुल निर्माण करने वाली कंपनी के सुपरवाइजर प्रशांत से जब विस्तार न्यूज़ ने सवाल किया तो उन्होंने जल्द ही मलबे को तत्काल नदी से बाहर शिफ्ट कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। नदी की बहुत आवश्यकता, यहाँ सारे लोगों का निस्तार होता है, लेकिन अभी कुछ समय में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम आज जल संरक्षण और जल संवर्धन की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन के नज़र में ये चीज़ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि इस नदी को लगभग समाप्ति की ओर ले जाने का काम प्रशासन और शासन के द्वारा किया जा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये हम लोग के लिए बहुत दुखद बात है कि आज हम नदी के अस्तित्व के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो सुना आपने, गांव वाले की प्रकृति को लेकर जागरूकता पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि निर्माण कंपनी मलबा कितनी जल्दी बाहर निकालता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। नीमच की ओर बढ़ते हैं, जहां एक दुखद हादसा हो गया। नीमच के गांव रामनगर में बुधवार की शाम छोटे तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। तो डूबने से आपको बता दें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इस पर ध्यान देने वाली बात है। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही आपको विचलित करेंगी। किस तरीके से एक माँ जो है बिलखती हुई आपको नजर आ रही है। तो घटना की सूचना मिलते ही कुकुड़ेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मानसा शासकीय अस्पताल भिजवा दिया है। तो पोस्टमार्टम के बाद से दोनों मासूमों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। तो वहीं पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में भी शोक का माहौल है।